हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर में बेटा 4 सेक्शंस हमने पढ़े थे। 139 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 3 जो कि रिटर्न ऑफ लॉस का था, और 139 सबसेक्शन 4 जो कि बेटा बिलेटेड रिटर्न का था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा स्टार्टिंग 139 सबसेक्शन 5 से, जो कि है रिवाइज्ड रिटर्न का। क्या कहता है बेटा, समझते हैं। आ जाओ मेरे साथ साथ, लिखो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 जो कि है बेटा रिवाइज्ड रिटर्न का। क्या मतलब होता है बेटा रिवाइज्ड रिटर्न का, अभी समझते हैं। देखो, ध्यान से समझना बेटा मेरी बात। बेटा अब अज्यूम करो एक असेसी है। कौन है? एक असेसी। बेटा इस असेसी ने क्या करा, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करी, यानी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी। उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करी है या तो अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, यानी विद इन ड्यू डेट के अंदर अंदर, या फिर बच्चे उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करी है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, मतलब ड्यू डेट के बाद बिलेटेड रिटर्न। तो कोई असेसी है जिसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करी है या तो ड्यू डेट के अंदर, मतलब सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर, या फिर उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करी है ड्यू डेट के बाद, मतलब सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में बिलेटेड रिटर्न। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा इतना पहले। तो बेटा पता है गवर्नमेंट ने क्या कहा, सुनो गवर्नमेंट ने क्या कहा। असेसी ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को क्या कर दिया, फर्निश। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, उसे रिटर्न ऑफ इनकम भरने के बाद यह पता चला कि कोई चीज मेंशन करने वाली रह गई, मतलब ओमिशन हो गया, या फिर उसने कोई चीज गलत बता दी है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट। बात समझ आई? रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने के बाद उसे यह लगता है कि उससे कोई चीज बताने वाली रह गई है या उसने कोई चीज गलत बता दी है। तो बेटा क्या हमारे इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन है कि रिटर्न ऑफ इनकम को चेंज किया जा सके, करेक्शंस किए जा सके? बिल्कुल बेटा। तो वो क्या करना चाहता है, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को चेंज करना चाहता है। वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में बेटा करेक्शंस करना चाहता है। क्या कर सकता है बेटा? बिल्कुल कर सकता है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में वो बेटा फाइल कर सकता है रिवाइज्ड रिटर्न, मतलब अपनी रिटर्न में वो करेक्शंस, चेंजेस कर सकता है बेटा। तो वो फाइल कर सकता है रिवाइज्ड रिटर्न। तो कोई भी करेक्शन उसे करना है, कोई भी चेंज उसे करना है, तो वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में कर सकता है। कॉपी करो बेटा। यहां तक मैंने क्या कहा है मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। एक असेसी है जिसने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करी है या तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में, या उसने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करी है 139 4 में। फर्निश करने के बाद उसे यह पता चलता है कि कोई चीज बताने वाली रह गई या कोई चीज उसने रिटर्न में गलत बता दी, तो क्या वो उस रिटर्न में चेंजेस, करेक्शंस कर सकता है? क्या बिल्कुल कर सकता है। वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में बेटा
वो क्या फर्निश कर सकता है? रिवाइज्ड रिटर्न वो फर्निश कर सकता है। बताओ बेटा। और पता है मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे बेटा। अब ये जो रिवाइज्ड रिटर्न आप फर्निश करते हो ना, दिस रिवाइज्ड रिटर्न स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ, दिस रिवाइज्ड रिटर्न स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। अच्छा सर कुछ समझ नहीं आया, इसका मतलब समझा दो जरा। रिवाइज्ड रिटर्न स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? जो रिवाइज्ड रिटर्न है ना बेटा, वो किसकी जगह ले लेती है? वो ओरिजिनल रिटर्न की जगह ले लेती है बेटा। अगर ओरिजिनल रिटर्न आपने 139(1) में फर्निश करी थी, तो रिवाइज्ड रिटर्न भी मानी जाएगी 139(1) में फर्निश हुई है। और अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न 139(4) में फर्निश करी थी, तो रिवाइज्ड रिटर्न भी मानी जाएगी कि वो 139(4) में फर्निश हुई है। यानी बेसिकली बेटा इसका मतलब पता क्या है? दिस रिवाइज्ड रिटर्न सब्स्टिट्यूट्स ओरिजिनल रिटर्न। दिस रिवाइज रिटर्न सब्स्टिट्यूट्स ओरिजिनल रिटर्न। तो ये किसकी जगह ले लेती है बेटा? ये ओरिजिनल रिटर्न की जगह ले लेती है। तो अगर ओरिजिनल रिटर्न 139(1) में फर्निश हुई थी, तो माना जाएगा कि रिवाइज रिटर्न भी 139(1) में ही फर्निश हुई है। और अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न 139(4) में फर्निश करी थी, तो माना जाएगा रिवाइज रिटर्न भी 139(4) में ही फर्निश हुई है। समझ आई बेटा बात सबको? कॉपी करो यहां तक, फिर आगे चलते हैं। चलो अब बेटा आओ जाओ, एक रीडिंग मारेंगे। देखो पहले मैं आपको एक दो बातें और बता दूं बेटा, काम की बातें। एक बेटा एक सोचने वाली बात ये आती है, एक और बात बेटा, हर चीज की एक सीमा होती है ना, समय सीमा होती है बेटा, टाइम लिमिट होती है। क्या मैं रिवाइज रिटर्न कभी भी कर सकता हूं बेटा? 10 साल 15 साल बाद? ऐसा नहीं है बेटा, टाइम लिमिट है। आप रिटर्न को रिवाइज पता है बेटा कब तक कर सकते हो? टाइम लिमिट वही है जो बेटा बिलेटेड रिटर्न की थी। याद करो बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट क्या थी? एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, दोनों में से जो भी पहले है। तो आपको इस समय के अंदर रहते रहते अपनी रिटर्न को बेटा रिवाइज करना है। याद रखना, एक बार ये समय खत्म हो गया ना, तो बच्चे आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाओगे। पक्का? तो मुझे एक बात बताओ कि बेटा 19-20 की रिटर्न, 19-20 की बताना बेटा, 19-20 की रिटर्न कब तक रिवाइज हो सकती है? 19-20 का असेसमेंट ईयर हुआ 20-21, उसका एंड हुआ 31 मार्च 21। तो 31 मार्च 21 और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, सपोज कंप्लीशन हो गया असेसमेंट का 5 फेब 21, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, मतलब 5 फेब तक आप रिटर्न को क्या कर सकते हो? रिवाइज। और लॉजिकल बात है बेटा, एक बार गवर्नमेंट ने आपकी इनकम को असेस कर दिया, उसके बाद आप चाह के भी उसमें कोई चेंजेस करेक्शंस नहीं कर पाओगे। बात समझ आई सबको? तो इस समय के अंदर रहते रहते आपको बेटा रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। बात समझ आई? तो मुझे 5 फेब से पहले पहले रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। हो गया बेटा? कॉपी करो पहले इसे, फिर हम इसकी एक रीडिंग मारेंगे। मेरे ख्याल से पूरा केस समझ आया। चलो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको क्या कहा मैंने। मैंने कहा असेसी ने
रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 मतलब ड्यू डेट के अंदर अंदर, या उसने रिटर्न फर्निश करी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 मतलब ड्यू डेट के बाद। रिटर्न फर्निश करने के बाद उसे यह पता चला कोई चीज मेंशन करने वाली रह गई है या कोई चीज गलत मेंशन हो गई है, तो क्या उस रिटर्न में चेंजेस करेक्शंस किए जा सकते हैं? बिल्कुल करे जा सकते हैं। आप रिवाइज रिटर्न फर्निश कर सकते हो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में, और रिवाइज रिटर्न जो होती है इट स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, इट सब्स्टिट्यूट्स ओरिजिनल रिटर्न। मतलब अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न 139(1) में फर्निश करी है तो माना जाएगा रिवाइज रिटर्न भी 139(1) में फर्निश हुई है। अगर ओरिजिनल रिटर्न 139(4) में फर्निश करी है तो माना जाएगा कि रिवाइज रिटर्न भी 139(4) में फर्निश हुई है। एक बात और, मैं रिटर्न को रिवाइज कब तक कर सकता हूं, चेंजेस कब तक कर सकता हूं, करेक्शंस कब तक कर सकता हूं? एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट जो भी पहले। हो गया बेटा? चलो आओ एक रीडिंग मारते हैं। हमारा सेक्शन बेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। देखो कुछ बातें और करेंगे, देखना। रिवाइज रिटर्न, बेटा रिटर्न को रिवाइज कब तक कर सकते हो? बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 31 मार्च 21, ठीक है, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, दोनों में से जो भी पहले है। फिर मैंने बताया रिवाइज रिटर्न स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, तो अगर ओरिजिनल रिटर्न 139(1) में फर्निश हुई थी तो रिवाइज रिटर्न मानी जाएगी वो 139(1) में फर्निश हुई है। अगर ओरिजिनल रिटर्न 139(4) में फर्निश करी थी तो माना जाएगा रिवाइज रिटर्न भी 139(4) में फर्निश हुई है। return furnished under section 139 subsection 1 as well as return furnished under 139(4) can be revised। तो वो तो मैं पहले ही भी बता चुका हूं ना बेटा। कई बार ना छोटे छोटे जो एमसीक्यू आते हैं ना उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, कैन अ बिलेटेड रिटर्न बी रिवाइज्ड? क्या बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है? बताओ, यस और नो? बिल्कुल बेटा, ये देखो वो तो मैंने पहले ही बता दिया ना। आपने कोई रिटर्न 139(1) में फर्निश करी है या 139(4) में फर्निश करी है, मतलब बिलेटेड रिटर्न भी फर्निश करी है ना, तो बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है। बिलेटेड रिटर्न में भी चेंजेस करे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर रिटर्न ऑफ लॉस। अब सुनो, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है बेटा, कई बार ना ये भी आ जाता है एमसीक्यू में। कैन रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 बी रिवाइज्ड? क्या लॉस की रिटर्न को बेटा रिवाइज किया जा सकता है जो 139(3) में फर्निश होती है? तो मैं आपको इसका रीजन आंसर बताता हूं। क्वेश्चन ये हो गया, आंसर बेटा इसका आंसर पता है क्या है? यस। क्यों? क्योंकि बेटा रिटर्न ऑफ लॉस इज डीम्ड टू बी फर्निश्ड, is deemed to be furnished under section 139 subsection 1। बेटा रिटर्न ऑफ लॉस को भी माना जाता है कि वो 139(1) में फर्निश हुई है, और 139(1) की रिटर्न रिवाइज की जा सकती है। तो याद रखना, बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकती है, रिटर्न ऑफ लॉस भी रिवाइज हो सकती है। अच्छा बेटा, कितनी बार रिवाइज कर सकते हो रिटर्न को? क्या मैं रिवाइज्ड रिटर्न को फर्दर रिवाइज कर सकता हूं क्या बेटा? आंसर इज अगेन यस। बेटा आप एक रिटर्न को ना एक बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार रिवाइज करना चाहते हो ना आप कर सकते हो। मतलब रिवाइज्ड रिटर्न भी रिवाइज हो सकती है बेटा, क्योंकि रिवाइज रिटर्न स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, इसलिए रिवाइज रिटर्न कैन बी फर्दर रिवाइज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी भी बार रिवाइज करो, बस बेटा एक बात याद रखना, विद इन द टाइम लिमिट।
और टाइम लिमिट क्या थी? एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा इसमें ना 3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये हो गया कैन रिटर्न ऑफ लॉस बी रिवाइज्ड, एक आता है कैन बिलेटेड रिटर्न बी रिवाइज्ड, तो वो मैं बता चुका हूं, आंसर इज यस। एक और आता है बेटा कैन रिवाइज्ड रिटर्न बी फर्दर रिवाइज्ड, तो इसका भी आंसर बेटा क्या है? यस। क्यों? क्योंकि रिवाइज रिटर्न स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा सेक्शन क्लियर हुआ। सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 कॉपी कर लो इसे। तो बेटा 3 क्वेश्चन बनते हैं। कैन अ बिलेटेड रिटर्न बी रिवाइज्ड? बिल्कुल। कैन अ रिवाइज रिटर्न बी फर्दर रिवाइज्ड? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बिकॉज रिवाइज रिटर्न ऑल्सो स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, और जब ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज हो सकती है और रिवाइज रिटर्न स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, तो बेटा रिवाइज भी रिवाइज हो सकती है ना, एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट विद इन द टाइम लिमिट। अच्छा, क्या रिटर्न ऑफ लॉस रिवाइज हो सकती है? वो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसे माना जाता है कि वो 139(1) में फर्निश हुई है और 139(1) की रिटर्न रिवाइज हो सकती है। समझ आया बेटा 139 सबसेक्शन 5? फिर अगला करते हैं। देखो बेटा अगला सेक्शन आता है 139 सबसेक्शन 9, जो कि है बेटा डिफेक्टिव रिटर्न पे। एक रीडिंग मारते हैं फिर आपको समझाऊंगा, सुनो। Where the assessing officer considers the return as defective, he may intimate the defect to the assessee and give an opportunity to rectify the defect within a period of 15 days from the date of such intimation. The assessing officer has the right to extend the time period beyond 15 days on an application made by the assessee. मैं आपको समझाता हूं बेटा, देखो आओ बेटा, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। अच्छा, ये सेक्शन बेटा किससे डील करता है? डिफेक्टिव रिटर्न से। ठीक है, क्या कहता है ये सेक्शन? देखो बेटा ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है असेसिंग ऑफिसर, और यहां पर लिखो असेसी। बेटा ये सेक्शन कहता है कि जो असेसिंग ऑफिसर है ना, जो असेसिंग ऑफिसर है उसे ये लगता है कि आपकी रिटर्न में कुछ डिफेक्ट है, उसे लगता है कि आपने जो रिटर्न फर्निश करी है उसमें कुछ डिफेक्ट है, तो ऐसे केस में वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, एक मौका देगा टू रेक्टिफाई दैट डिफेक्ट। वो आपको डिफेक्ट ठीक करने का क्या देगा बेटा? एक मौका देगा। वो डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने का एक मौका देगा। बात समझ आई? तो बेटा सुनो, आपको वो डिफेक्ट रेक्टिफाई करना पड़ेगा इंटीमेशन देने के 15 दिनों के अंदर अंदर। आपको उस डिफेक्ट को क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई। ठीक है, लेकिन बेटा कई बार क्या हो सकता है, इमेजिन करो एक केस, अज्यूम करो असेसी तो बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, बिस्तर से उठने की भी हालत नहीं है बेटा, तो 15 दिन में डिफेक्ट को रेक्टिफाई कैसे करेगा? तो ऐसे केस में ना, ऐसे केस में जो असेसी है, जो असेसी है वो एक एप्लीकेशन दे सकता है असेसिंग ऑफिसर को। किस चीज की एप्लीकेशन? टू कंडोन द डिले, मतलब मुझे थोड़ा समय और दिया जाए
और समय के लिए माफी भी दी जाए। मैं बिस्तर पे हूं, बिल्कुल नहीं उठ सकता हूं, डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट बोला है मेरे को, तो बताओ मैं आपके डिफेक्ट को रेक्टिफाई कैसे करूं। तो मुझे 15 दिनों से ज्यादा का समय दिया जाए। तो ठीक है, ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर आपको एक्सटेंशन ग्रांट कर देता है। तो मेरे को बताओ मैंने अभी तक क्या बताया। असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो रिटर्न ऑफ इनकम आपने फर्निश करी है उसमें कोई डिफेक्ट है, तो वो आपको डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने का एक मौका देगा। कितने समय के अंदर करना है? 15 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप 15 दिनों से ज्यादा का समय चाहते हो तो आपको असेसिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी टू कंडोन द डिले। कॉन्डोनेशन की आपको क्या देनी पड़ेगी बेटा? एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कॉपी करो पहले यहां तक। बात समझ आई? अब एक बात और आती है बेटा, जो काम की बात है उसकी खैर हम रीडिंग ही मारेंगे। सुनो, मेन बात है आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव कब माना जाएगा, मतलब कब यह कहा जाए कि आपकी रिटर्न में डिफेक्ट है। पता कैसे चलेगा असेसिंग ऑफिसर को कि आपकी रिटर्न में डिफेक्ट है या नहीं? ठीक है, तो उसके लिए बेटा वो कुछ चीजें देखेगा। ये देखो, ये देखो, इनकी बस हम एक रीडिंग मार रहे हैं। देखो, a return shall be regarded as defective in the following cases. सुनो, if annexures, statements and columns in the return of income have not been duly filled in। मतलब रिटर्न ऑफ इनकम का जो फॉर्म है ना, उस फॉर्म के अगर आपने सारे अनेक्शर्स, सारे कॉलम्स, सारी स्टेटमेंट्स फिलअप नहीं करी तो आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। अच्छा, द रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट अकंपनीड बाय द फॉलोइंग। अगर आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ ये कुछ चीजें अटैच नहीं करी ना, तो आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। क्या अटैच करना है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। टैक्स निकला कैसे आपका, ठीक है, वो आपको एक कंप्यूटेशन जमा करानी पड़ेगी। अगर आपका सेक्शन 44 ए बी में ऑडिट हुआ है तो ऑडिट रिपोर्ट अटैच होगी। और आपने टैक्स जमा करवा दिया है उसका बेटा प्रूफ भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो अब प्रूफ ऑफ टैक्स, टीडीएस का प्रूफ जाएगा, एडवांस टैक्स का प्रूफ जाएगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का प्रूफ जाएगा। ये तीनों अभी हमने नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट, वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द असेसी। याद करो, याद आता है कुछ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन था सेक्शन 44 ए, जो आपको कहता था कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करनी है? मेंटेन। ठीक है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, बिजनेस, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, ठीक है, पीजीबीपी में किया था। तो अगर आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो उस केस में रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट अकंपनीड बाय द फॉलोइंग। मेरी बात सुनना, सुनो, अगर आप सेक्शन 44 ए में फॉल करते हो, अगर फॉल करते हो तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कॉपी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट आपको अटैच करनी पड़ेगी। अगर आप सेक्शन 44 ए में फॉल करते हो, अगर नहीं करते तो दिक्कत नहीं है। फिर पर्सनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, कैपिटल अकाउंट आपका जाएगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मेंबर्स का कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ एओपी बीओआई, ये आपको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ अटैच करने पड़ेंगे। अगर आपका ऑडिट हुआ है तो उस केस में ऑडिटेड पीएल, बैलेंस शीट और ऑडिटर्स रिपोर्ट की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। अगर आपका कॉस्ट ऑडिट हुआ है, ये बेटा हम लॉ में पढ़ेंगे, अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना लॉ में, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, उसमें लास्ट सेक्शन है। अगर आपका कॉस्ट
ऑडिट हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी आपको अटैच करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा है वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड बाय द एसएससी, मतलब आप सेक्शन 44 ए में बताओ फॉल नहीं करते हो। ये था अगर आप सेक्शन 44 ए में फॉल करते हो। अगर फॉल नहीं करते हो तो आपको आपको टर्नओवर बताना पड़ेगा, और अगर आप प्रोफेशनल हो तो ग्रॉस रिसिप्ट्स बतानी पड़ेंगी, आपको जीपी बताना पड़ेगा, आपको खर्चे बताने पड़ेंगे, आपको नेट प्रॉफिट बताना पड़ेगा। एक डिफरेंस नोटिस करना, अगर आप 44 ए में फॉल करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल, बैलेंस शीट, इन सब की कॉपी जाएंगी। लेकिन अगर आप 44 ए में फॉल नहीं करते हो तो पीएल, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, इनकी कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है। हमें बस टर्नओवर बता दो, अपना जीपी बता दो, अपने खर्चे बता दो, अपना नेट प्रॉफिट बता दो, इतना बता दो। अच्छा, बेसिस ऑन विच अबव अमाउंट्स हैव बीन कंप्यूटेड, मतलब जीपी का बेसिस क्या है, मतलब जीपी रेशियो कितना है, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, ये बताओ। हमें अपने बैलेंस शीट नहीं चाहिए हमें आपकी, हमें बस बता देना डेटर्स कितने हैं आपके, क्रेडिटर्स कितने हैं, स्टॉक कितना है आपका, और कैश बैलेंस कितना है। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। 44 ए अगर आपके ऊपर अप्लाई नहीं करता है, अगर 44 ए अप्लाई करता है तो आपको बेटा सब कुछ अटैच करना पड़ेगा। बात समझ आई? वैसे मैं एक बात बताऊं, आज के सिनेरियो में ना ये जो सब चीजें हमने कही है ना रिटर्न ऑफ इनकम के साथ अटैच करनी है, आज के सिनेरियो में बेटा इनमें से 60-70% चीजें ना रिटर्न ऑफ इनकम के फॉर्म के अंदर ही इनकॉर्पोरेटेड है। और क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम के फॉर्म के अंदर ही इनकॉर्पोरेटेड है तो अलग से आपको अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ? सबको बताओ क्लियर हुआ? चलो बच्चे, अब हम कुछ और छोटी छोटी बातें करेंगे बेटा, ज्यादा खास कुछ नहीं है इसमें। सुनो, अगला सेक्शन जो बच्चे हमारे पास आता है वो है सेक्शन 139 कैपिटल ए। पैन का सेक्शन है बेटा। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। मेरे ख्याल से बच्चे आप में से काफियों के पास परमानेंट अकाउंट नंबर होगा। इट इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। इट इज अ 10 डिजिट, बेटा लिखते रहना अपने पास ये, इट इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, जैसे AVN PG 8068N। तो बेटा याद रखना जो फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स होते हैं, फर्स्ट 5 जो डिजिट्स हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं, अगले 4 डिजिट्स नंबर्स होते हैं, और लास्ट का एक डिजिट अगेन अल्फाबेट होता है। बेटा वैसे तो ना ये बाय डिफॉल्ट आता है ये जो नंबर है, हाँ इसमें जो ये पांचवा अल्फाबेट होता है ना बेटा, ये आपके कास्ट का मतलब सरनेम का फर्स्ट अल्फाबेट होता है। तो करण गुप्ता का जी आ जाएगा बेटा ये। तो ये कभी नोटिस करना, जो भी आपके सर नेम का फर्स्ट अल्फाबेट होगा ना वही बेटा पांचवा डिजिट होगा पैन का। अच्छा, बात समझ आई? अच्छा बेटा, पैन किन किन को ऑब्टेन करना है, देखो फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन परमानेंट अकाउंट नंबर। किन किन को पैन के लिए अप्लाई करना है, सुनो। जिसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्या कर जाए, एक्सीड, उसे अप्लाई करना है पैन के लिए बिफोर 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर। मतलब 19-20 में अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख को एक्सीड कर गई तो आपको 31 मई 2020 को आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कब तक, मैं 19-20 के लिए बात कर रहा हूं,
तो 31 मई 20 तक आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 19-20 में आपकी इनकम एक्सीड कर गई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को। बात समझ आई? अच्छा, अगला क्या है? टर्नओवर एक्सीड्स और इज लाइकली टू एक्सीड 5 लाख। तो बेटा एक बात सुनो, मेरा टर्नओवर 19-20 का 5 लाख से बढ़ चुका है, या मुझे लगता है कि 5 लाख से बढ़ जाएगा, तो मुझे पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बिफोर द एंड ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। मतलब 19-20 के एंड तक, 31 मार्च 20 तक आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। अगर टर्नओवर 5 लाख को एक्सीड कर जाए, या आपको लगता है कि 5 लाख को एक्सीड कर जाएगा, तो उस केस में आपको 31 मार्च 20 तक पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर एवरी रेजिडेंट अदर देन इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हु एंटर्स इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन of an amount aggregating 2,50,000 or more in a financial year। तो एक बात सुनो, आपने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी है 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लोन लिया हो, लोन दिया हो, परचेज सेल, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख या उससे ज्यादा की, तो उस केस में आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बिफोर 31 मई ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब फिर से वही बात है, 31 मई 2020 तक आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? अच्छा, ये तो मैं बता चुका हूं। पैन कंप्राइजेज ऑफ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। अब सुनो, इस पे हो सकता है बेटा शॉर्ट नोट आ जाए लिखने को, ये जो मैं अगला टॉपिक कराऊंगा। कुछ केसेस में पैन कोड करना बेटा मैंडेटरी है। कौन कौन से केस में? अगर आप सेल करते हो या परचेज करते हो कोई मोटर व्हीकल अदर देन टू व्हीलर, तो टू व्हीलर के अलावा अगर आपने कोई मोटर व्हीकल सेल या परचेज किया है, पैन कोड करना पड़ेगा। ओपनिंग एन अकाउंट अदर देन अ टाइम डिपॉजिट और अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो एक बात सुनो, अगर आप बैंक में कोई खाता खुलवाते हो ना, तो खाता खुलवाने के लिए भी आपको पैन कोड करना पड़ेगा। ठीक है? मेरी एक बात सुनना जरा, छोटी सी बात है, 2 मिनट। ये देखो बेटा, बेटा इसमें मैंने टाइम डिपॉजिट को कवर नहीं कराए बेटा। टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी को कवर नहीं कराए, मैंने सेविंग डिपॉजिट को भी बेटा कवर नहीं कराए। इनको कवर नहीं कराए, इनको आगे हमने कवर किया हुआ है। तो याद रखना, अगर आप कोई अकाउंट खुलवाते हो बैंक में अदर देन एफडी या सेविंग डिपॉजिट, आपको पैन कोड करना पड़ेगा। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हो, आपको कोड करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो, आपको कोड करना पड़ेगा। अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट को पेमेंट करते हो 50,000 रुपए से ज्यादा की कैश में एक बार में, तो एक बार में कैश में 50,000 से ऊपर की पेमेंट करी होटल को या रेस्टोरेंट को, पैन कोड करना पड़ेगा। अच्छा, पेमेंट इन कनेक्शन विद अ फॉरेन ट्रेवल, हो सकता है मैंने मेक माई ट्रिप से कोई फॉरेन टूर बुक कराया, या मैंने फॉरेन करेंसी खरीदी। स्निफर्स है बेटा राजपुर रोड पे, वहां पर आप चाहो तो फॉरेन करेंसी खरीद सकते हो। कितने रुपए की फॉरेन करेंसी खरीदी है? 50,000 रुपए से ज्यादा की फॉरेन करेंसी खरीदी है, या मेक माई ट्रिप को 50,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करी है। किसमें? कैश में। म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं बेटा 50,000 से ज्यादा के। किसी कंपनी के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदे हैं 50,000 रुपए से ज्यादा के। आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदे हैं 50,000 रुपए से ज्यादा के। डिपॉजिट विद, ये देखो सेविंग अकाउंट आ गया बेटा, ये सेविंग अकाउंट है। सुनो क्या कह रहा है, अगर आपने किसी बैंक के पास
या किसी कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपने एक दिन में बेटा 50,000 रुपए से ऊपर जमा करवाया ना अपने सेविंग खाते में, तो आपको पैन कोड करना पड़ेगा। तो अगर मैंने बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा जमा करवाया एक दिन में बेटा, मुझे पैन कोड करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने बैंक से ड्राफ्ट बनवाए हैं 50,000 रुपए से ज्यादा के एक दिन में, पैन कोड करना पड़ेगा। ये देखो टाइम डिपॉजिट आ गया। आपने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक में, एनबीएफसी में एफडी करवाई है 50,000 रुपए से ज्यादा की एक बार में, और या पूरे साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा की। तो सुनो, यहां पर दो शर्तें हैं, एक बार में 50,000 से ज्यादा की या पूरे साल में 5 लाख से ज्यादा की, तो आपको पैन कोड करना पड़ेगा। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 50,000 रुपए से ज्यादा का एक साल में। आपने सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, आपने किसी कंपनी के शेयर, सिक्योरिटीज वगैरह खरीदी हैं 1 लाख रुपए की। आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल और परचेज करी है 10 लाख से ज्यादा की। तो इन केसेस में बच्चे आपको पैन कोड करना मैंडेटरी है। बेटा मेरे ख्याल से पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं सबको? ठीक है, इनमें तो बस एक रीडिंग मार लेना, मोर देन इनफ है बेटा। चलो बेटा, लास्ट के 2 सेक्शंस हमारे रहते हैं, इनफैक्ट 3 रहते हैं। मैं एक काम करता हूं बेटा, मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है। आप एक काम करो, आज बस इतना जितना मैंने कराया है ना, ज्यादा नहीं, 3 सेक्शंस कराए हैं, उनकी रीडिंग मारना बेटा। 139 सबसेक्शन 5, 139 सबसेक्शन 9 और 139 कैपिटल ए। बस इन 3 सेक्शंस की रीडिंग मारना। 3 सेक्शंस रहते हैं, वो कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ बेटा सबको? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। चलो बच्चे, थैंक यू, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं।